प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केंद्रीय सचिवालय पार्ट 2 के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने सचिवालय के संगठन के बारे में चर्चा की थी। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केंद्रीय सचिवालय मूल रूप से एक परामर्शदात्री और प्रशासनिक निकाय है, जहाँ पर सरकार के समस्त कार्य संपादित होते हैं। समस्त नीतियों का निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही किया जाता रहा है। केंद्रीय सचिवालय एक नीति निर्धारक संस्था है, एक समन्वयकारी संस्था है और एक नियंत्रक निकाय भी है। केंद्रीय सचिवालय के कार्यों के बारे में MP शर्मा की इस परिभाषा को हम देख सकते हैं कि सचिवालय का कार्य यह है कि वह नीतियों के निर्धारण के बारे में मंत्री को परामर्श दे, मतलब आवश्यक सामग्री और विशिष्ट ज्ञान के आधार पर मंत्री को परामर्श दे, नीतियों को क्रियान्वित करे और समस्त प्रशासकीय क्रिया का निर्देशन और नियंत्रण करे। तो इस तरह से नीति निर्धारण में, विनियम तैयार करने में, नीतियों के क्रियान्वयन में, एक प्रशासन में एक समन्वय बनाए रखने में केंद्रीय सचिवालय अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभाता आ रहा है। केंद्रीय सचिवालय एक ब्रिटिश कालीन विरासत की देन है। ब्रिटिश काल में केंद्रीय दृष्टि से, मतलब भारत के प्रशासन को एक केंद्रीय स्तर पर लाने के लिए उन्होंने केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की थी, ताकि एक ही स्तर से पूरे देश का प्रशासन चलाया जा सके। तब से केंद्रीय सचिवालय भारत में विद्यमान है और हमारे भारत सरकार के समस्त मंत्रालय और विभाग केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से या केंद्रीय सचिवालय में ही उनके कार्यालय स्थित है। वहीं से समस्त कार्यों का संपादन किया जाता रहा है। केंद्रीय सचिवालय के मुख्य कार्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। नीति निर्धारण में मंत्री की सहायता करना और परामर्श करना। चूँकि मंत्रालय का मुख्य काम अपने मंत्रालय से संबंधित नीतियों का निर्माण करना होता है और उस नीति निर्माण के कार्य में सचिवालय मंत्री की आवश्यक सहायता करता है। नीति निर्माण के लिए जितनी भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तथ्यों की, आंकड़ों की, इन सब को एकत्रित करके सचिवालय मंत्री जी को उपलब्ध कराते हैं और इन सूचनाओं के उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मंत्री और सचिवालय मिलकर नीतियों का निर्माण करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो लोकप्रियता के आधार पर चुनाव जीतकर मंत्रिमंडल में पहुँचे हैं और उन्हें मंत्रालय का प्रभार मिला है, भार मिला है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है उसकी तकनीकी बारीकियों की जानकारी उनको हो। इसके लिए, उनकी सहायता के लिए, उन्हें परामर्श देने के लिए सचिवालय गठित किया जाता है और सचिवालय के अंतर्गत काम करने वाले समस्त अनुभवी विद्वत्व जन प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो मंत्री को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह सचिवालय का मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त सचिवालय अपने मंत्रालय से संबंधित संसद में पूछे जाने वाले समस्त प्रश्नों के उत्तर भी तैयार करवाता है और उन्हीं के आधार पर मंत्री संसद में विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हैं। और कई बार उन मंत्रालय के बारे में, मंत्रालय की कोई ऐसी नीति हो जिसके बारे में विपक्षी दल आलोचना कर रहे हों या समाचार पत्रों में कोई आलोचना छपी हो, तो उनका स्पष्टीकरण भी सचिवालय तैयार करवाता है और हर संभव कोशिश करता है अपने मंत्रालय के मंत्री के बचाव की। तो इस तरह से सचिवालय
मंत्री के मार्गदर्शक के साथ साथ एक सहायक की भूमिका अदा करता आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और मंत्री को संसद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और वो आवश्यक आंकड़ों के साथ वो जवाब तैयार करने पड़ते हैं। जनता की शिकायतें भी मंत्री तक आती है और मंत्री उन शिकायतों के निवारण के लिए सचिवालय को प्रस्तुत करते हैं। सचिवालय मंत्री जी के माध्यम से या उन जनता की शिकायतों को दूर करते हैं। अगली बात यह कि जितने भी विरोधी दल हैं या दबाव समूह हैं, उनके द्वारा जो आलोचनाएं की जा रही है नीतियों को लेकर, उनका न्यायोचित पक्ष भी सचिवालय प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि जो संसदीय समितियां हैं, उनके समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नों के उत्तर देना भी सचिवालय की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए कई बार राज्य सरकारों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय सचिवालय द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो संविधान को निष्ठापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हमारे राष्ट्रीय घोषित उद्देश्यों को पूरा करना उनका उद्देश्य होता है और केंद्रीय सरकार अपने इस कार्य को अपने प्रशासनिक अधिकारी या केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही पूरा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो केंद्रीय सचिवालय है वो सरकार का मस्तिष्क है। एक तरह से हम उसे कह सकते हैं। सोचने समझने का सारा कार्य केंद्रीय सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय सचिवालय उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करता है, जैसे मंत्री को आवश्यक परामर्श देना या नीति निर्माण में सहायता करना, ये मैंने भी आपको बताया। नियम और विनियम तैयार करना, मतलब अपने मंत्रालय से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है वो तैयार करने का कार्य भी सचिवालय करता है। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समस्त योजनाएं बनाता है, क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार करता है। मंत्री के जो संसदीय दायित्व हैं उन्हें पूरा करने में सहायता करता है। अपने विभाग के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य सचिवालय करता है। अपने मंत्रालय का बजट तैयार करवाता है और मितव्ययता का पूरा ध्यान रखता है। मंत्रालय द्वारा बनाए गए समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, उन योजनाओं की क्रियान्विति का नियंत्रण बनाए रखना, उन्हें पर्यवेक्षण करना, उनके जो परिणाम हैं नीतियों के, उन परिणामों का मूल्यांकन करना, ये कार्य भी सचिवालय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा केंद्रीय सचिवालय वो एक नीति निर्धारक संस्था है, समन्वयकर्ता संस्था है और एक नियंत्रक निकाय भी है। एक मंत्री की ढाल के रूप में केंद्रीय सचिवालय कार्य करता है। सचिवालय के समस्त पदाधिकारी एक अनुभवी प्रशासनिक योग्यता वाले होते हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। तो अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर वो मंत्री जी की या अपने मंत्रालय के समस्त कार्यों का संपादन सरलता से करते रहते हैं। एक सचिवालय हम कह सकते हैं कि एक केंद्रीय सत्ता का केंद्र बन चुका है। केंद्रीय सरकार के समस्त कार्य सचिवालय के माध्यम से ही लागू होते हैं और बनते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान भी केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ सारे मंत्रालय गठित होते हैं, सब मंत्री बैठते हैं और सब मंत्रियों का अपना एक कार्यालय भी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि केंद्रीय सचिवालय नीति निर्माण के रूप में एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। परंतु सचिवालय की जो कार्य प्रणाली है वो
अक्सर आलोचना का शिकार होती रही है। इसकी कार्यप्रणाली की आलोचना समय समय पर की जाती रही है कि केंद्रीय सचिवालय में कार्य जो है बहुत विलंब से होता है। इसकी जो कार्य प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, लाल फीताशाही हावी है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को केंद्रीय सचिवालय ने अपनाया हुआ है। इसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और फलस्वरूप जो केंद्रीय सचिवालय है वो एक भीड़ भरा संगठन नजर आने लगा है। निर्णय प्रक्रिया में इसके पदसोपानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस पदसोपानों की संख्या के कारण एक आम नागरिक इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। केंद्रीय सचिवालय की जो कार्य प्रणाली है वो उसके लिए एक चक्रव्यूह के समान होती है, जहाँ से वो निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि सचिवालय के अंतर्गत प्रत्येक कार्य जो है वो नियमों के अनुसार होता है। नियमों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, वहाँ औपचारिकताओं का कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आरटीआई का ज़माना है और कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहता कि किसी नियम का उल्लंघन हो और किसी नियम को लांघकर कोई कार्य किया जाए। इसलिए प्रत्येक कार्य एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार चलता है। तो इस निर्धारित प्रक्रिया, कई बार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया जाता है, तो इसमें ये एक विलंबकारी प्रक्रिया बन जाती है और कई बार तो व्यक्ति को वो निर्णय नहीं, मतलब जिस आशा से वो अपनी फाइल को पुटअप करता है वो उसकी आशा पूरी नहीं होती है। कई बार तो वो इतना मेंटली थक जाता है कि वो अपना काम भी छोड़ देता है। इस तरह से केंद्रीय सचिवालय को अनेक आलोचनाओं का शिकार करना पड़ता है और इस अत्यधिक जो कार्य प्रक्रिया पर अत्यधिक जोर देना, नियमों का कठोरता से पालन करना, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण कार्य प्रणाली की जटिलता, लाल फीताशाही, इसके कारण एक भ्रष्टाचार नामक बीमारी का भी धीरे धीरे जन्म होने लगा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका कार्य जल्दी से हो जाए और जब जल्दी से कार्य करवाने के चक्कर में कई बार भ्रष्टाचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। अब तो ये एक मतलब लाइफ ऑफ पार्ट जिसे कहेंगे कि प्रशासन का बनता ही जा रहा है। परंतु भारत सरकार केंद्रीय सचिवालय के इन दोषों से अवगत है और वो इसके सुधार हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। भारत सरकार का प्रयास हमेशा यही रहा है कि कागजी कार्रवाई कम से कम की जाए और अधिक से अधिक सॉफ्ट के मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यमों को अपनाया जाए, सॉफ्ट स्किल डेवलप की जाए, फाइलें कम की जाए, फाइलों के पदसोपान जो है वो कम किए जाएं, निर्णय के स्तर कम किए जाएं। इस तरह से आम नागरिक की पहुंच में आ जाए केंद्रीय सचिवालय। अभी वो एक आम नागरिक जब केंद्रीय सचिवालय में घुसता है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि उसका कार्य कैसे होगा। तो आज हमने ये केंद्रीय सचिवालय के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, केंद्रीय सचिवालय का गठन और केंद्रीय सचिवालय के कार्य, केंद्रीय सचिवालय के दोष और उन्हें दूर करने के लिए प्रयासरत सरकार। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का एक मस्तिष्क है और एक मस्तिष्क की भांति ही वो अपनी भूमिका को निभा रहा है। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।